नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। बात कुछ करते हैं बांग्लादेश एक की। कुछ ना कुछ खबर आती ही रहती है, हर दिन कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करते रहते हैं बांग्लादेशी। फिर से एक खबर आई कि बीएसएफ ने अभी एक बनाने कुछ बंकर बनाने की कोशिश कर रहे थे। नो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो है, जो बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड के पर्सनल हैं, वो एक बंकर बना रहे थे। और उन्होंने बीएसएफ ने उनको देखा जब वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, और उन्होंने उसको फिर जाकर टोका, मना किया और फिर उसके आगे काम करने से उसको रोका। फ्राइडे को भी इस तरह की एक और हरकत हुई थी। फ्राइडे को भी एक बंकर वो बना रहे थे, सेंट्री बंकर बना रहे थे, तो उसको भी जाकर रोका। एक अग्रीमेंट ये है कि जो बॉर्डर है उसके 150 यार्ड्स जो है, बॉर्डर के दोनों अपने अपने तरफ से 150 यार्ड्स तक कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आपका वो इलाका है, वो आपको जो करना है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो विद इन दैट 150 यार्ड्स, बॉर्डर से 150 यार्ड्स के अंदर हो रहा था। तो ये अब जाहिर सी बात है, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं एग्रीमेंट के, तो बीएसएफ ने उसको देखा, पकड़ा और फिर उसको रोका गया वो काम करने से। तो अभी फ़िलहाल वो बंद है। ये दहाग्राम अगर पोटा एरिया है नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर में, वो यहाँ एक सेंट्री बंकर बना रहे थे फ्राइडे को, जो ये पकड़े थे। तो उस समय अब ये काम बंद किया गया है। तो कुछ ना कुछ ये उटपटांग हरकत करते रहते हैं हर समय। बॉर्डर पे कभी बंकर बनाएंगे, कभी फेंसिंग को रोकेंगे, कभी घुसपैठ करवाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी फ़िलहाल तो ये एक खबर आई थी। एक और खबर आई थी बांग्लादेश के कि जो एक्यूआई लेवल है बांग्लादेश का, खास करके ढाका का, वो दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर बन गया। ढाका ढाका एयर क्वालिटी वर्स्ट इन वर्ल्ड ऑन मंडे मॉर्निंग। तो सोमवार की सुबह को आज ढाका का जो हवा है, ढाका की जो हवा की क्वालिटी है, वो दुनिया में सबसे ख़राब है, वर्स्ट इन द वर्ल्ड। दैट्स हॉरिबल। 243 आंका गया AQI, 8:50 AM को सुबह में। अब हम इससे भी कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इवन दिल्ली का इससे कहीं ज़्यादा हम झेल चुके हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ, अभी के सिचुएशन के हिसाब से वर्ल्ड ओवर अभी मामला थोड़ा संभला हुआ है, तो अभी कोई इतनी बुरी हालत नहीं है। तो अभी 250 के आसपास भी इट्स कंसिडर्ड टू बी द वर्स्ट। सो काफ़ी ज़्यादा अभी बुरा हाल है ढाका का एज फार एज दी एयर क्वालिटी इज कंसर्न, राइट। और ठीक है, टाइम टू टाइम अलग अलग शहरों में गंदगी फैलती रहती है, पोल्यूशन लेवल बढ़ता रहता है, करेक्ट। और लाहौर जो है चौथे नंबर पे आया है अभी फ़िलहाल नो वर्स्ट AQI के मामले में। अभी इंडियन सिटीज़ अभी थोड़ा पीछे हैं, तो ये अच्छी बात है इंडियंस के लिए। तो ये एक और चिंताजनक बात थी जो ढाका से आई थी। BNP जो बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी जो मेन पॉलिटिकल पार्टी है, उसके एक नेता हैं रिजवी, राहुल कबीर रिजवी। उनका एक बयान आया कि अब ये जो आप रिफॉर्म के नाम पे, वो यूनुस को टारगेट कर रहे थे कि आप ये रिफॉर्म्स के नाम पर आप जो ये इलेक्शंस को टाल रहे हैं, कुछ इंडिकेशन नहीं दे रहे हैं कब होगा, बिकॉज ही इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन। उनको बैठाया गया है उसके एज ए एडवाइज़र, राइट, चीफ एडवाइज़र। तो ही इज़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर। तो अब मोहम्मद यूनुस को तो एक बात हम सब जान गए, उनको अब ऐशो आराम की लत लग गई है। ठीक है, ही वॉज स्टेइंग इन US, बट ये जो पूरे देश का कंट्रोल अभी उनके हाथ में है, जो पावर के मज़े ले रहे हैं, जो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, अब उनको इतने महीनों में लत लग गई है। तो अगर वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि भाई अब हम अगले 2 महीने के बाद, अगले 4 महीने के बाद इलेक्शंस करवा देंगे, फिर हिज डेज विल बी काउंटेड। और डेफिनेटली वो ऐसा नहीं चाहते कि वो ऐसा करें। तो जितना ज़्यादा टाल सकें, जितना ज़्यादा समय वो ले सकें इस चीज़ को करने के लिए, उतना ही बेहतर है। तब तक वो शायद कुछ अपना कुछ और जुगाड़ कर ले। हम सभी जानते हैं जमात के साथ और किसके साथ, वो जो सारे जमाती हैं, जो उपद्रवी हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, सबके साथ गुटबंदी करके वो चाहते हैं कि कोई एक अपना एक फ्रंट तैयार करें, ताकि आगे चल के वो और कंटिन्यूटी बनाए रखें अपने, किसी न किसी तरीके से वो बने रहें सत्ता में और एंजॉय करते रहें।
तो पार्टीज इसको ऑब्जेक्ट कर रही हैं कि आप रिफॉर्म्स के नाम पे आप इलेक्शंस को नहीं टाल सकते। बांग्लादेश की जनता नहीं चाह रही है, हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस बिगड़ती चली जा रही है बांग्लादेश की। सो बांग्लादेश नीड्स स्टेबिलिटी, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए, और उस गवर्नमेंट का फिर काम होगा कि वापस बांग्लादेश को पटरी पर लेकर आए सही तरीके से। बहुत बुरी हालत हो चुकी है बांग्लादेश की ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, सभी चीज़ों का दाम बढ़ रहा है, सप्लाईज घट रही हैं, सबने अड़ंगा लगा रखा है, सप्लाईज रुकी हुई हैं, लेट आ रही हैं, करेक्ट। तो जाहिर सी बात है चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, परेशान रुके हैं बांग्लादेशी नेशनल्स। एक बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत ही अचंभित करने वाली बात हुई भी बांग्लादेश में, एंड दैट वाज रियली रियली सरप्राइजिंग। और सरप्राइजिंग ये था कि मोहम्मद यूनुस ने, सरस्वती पूजा था कल, बांग्लादेश में भी मनाया गया सरस्वती पूजा। सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, सुनने को मिला कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है। तो मोहम्मद यूनुस ने हिंदू कम्युनिटी को बधाई दी है सरस्वती पूजा के ऊपर। तो भाई क्या बात है, आप तो बड़े ही सेक्युलर हो गए अचानक से, तुरंत पलटी मार दिया, और उन्होंने ग्रीट किया हिंदू कम्युनिटी को सरस्वती पूजा के ऊपर। और उनका एक स्टेटमेंट आया, बांग्लादेश इज एन अबोर्ड ऑफ कम्युनल हार्मनी। रियली मोहम्मद यूनुस ने ये बात कही है, बांग्लादेश इज एन अबोर्ड ऑफ कम्युनल हार्मनी, कसम से। ग्रेट, अमेजिंग 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 मोहम्मद यूनुस एंड अमेजिंग बांग्लादेश। इतने महीनों से जो हम ये कम्युनल हार्मनी की तस्वीरें देखते आ रहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं, जो दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें हमने देखी हैं पिछले कई महीनों से, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। इट्स सच अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ऑफ कम्युनल हार्मनी। तो मोहम्मद यूनुस साहब, प्लीज़, द वर्ल्ड हैज़ गॉट टू नो व्हाट एग्जैक्टली अ पर्सन यू आर। तो आप जो बोलते हैं सुनेंगे ही, सब कोई सुन लेंगे, लेकिन असलियत क्या है सब जानते हैं। कोई बात नहीं, आप अभी इस सिचुएशन में है, पोजीशन में है, आप डेफिनेटली बोल सकते हैं और बोलते रहिए। राइस का प्राइस, चावल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं, है ना, बढ़ रहे हैं, शॉर्ट सप्लाई हो रही है, सप्लाई की कमी है, तो चावल का दाम बढ़ गया है बांग्लादेश में। तो वो एक मुसीबत हो रही है बांग्लादेश में। लेकिन राहत की बात यह है कि अभी इंडिया से 16,000 टन चावल अभी पहुंचा है बांग्लादेश में। तो वो जब मार्केट पहुंचेगा तब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब ये तो अभी इंडिया को देखना है कि किस तरह के कड़े स्टेप्स लेता है भारत बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए। बिना हिंदुस्तान के बांग्लादेश का गुजारा नहीं होने वाला है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो अकड़ है, जो बदमाशी है, उससे बाज नहीं आ रहे हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट। तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी चावल का दाम बढ़ गया है, एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, जो कंपनियां हैं, जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं, वो परेशान हैं प्राइसिंग से, पॉलिसीज़ से। और अब जो गर्मी आ रहा है, अभी जो गर्मी का मौसम आ रहा है, वो अंदेशा भी हो रहा है कि 3,500 से 4,000 मेगावाट की जो बिजली है वो उसकी किल्लत तो हो सकती है। बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ा फिगर है बांग्लादेश जैसे कंट्री के लिए। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, बांग्लादेश विल बी इन डीप ट्रबल, बहुत ज़्यादा अंधकार हो जाएगा बांग्लादेश में। 4,000 मेगावाट अगर कमी हो गया तो और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, आप उनको पैसा नहीं दे रहे हैं। बहुत 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ड्यू है जो वेंडर्स हैं, जो पावर सप्लायर्स हैं। तो अगर आप पैसे नहीं देंगे, अगर आप उनका जो चुकाना है, अगर आप वो नहीं चुकाएंगे उनका बिल, तो फिर वो आपको मुफ्त में तो वो देते नहीं रहेंगे। अडानी का भी तो हमने देखा ही था, सुना ही था, पढ़ा ही था कि अडानी भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है बांग्लादेश में। 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ड्यू है अडानी का। तो अडानी ने भी धमकाया कि भैया हम कम कर देंगे, धीरे धीरे करके बंद कर देंगे। तो अगर ड्यूज़ नहीं दिए गए इन पावर सप्लायर्स को, तो आने वाले समर्स में बहुत ही गंदा सीन होने वाला है बांग्लादेश में। तो ये इसका भी एक ना चर्चा हो रहा है। एक खबर आई लीबिया से कि लीबिया में एक बोट ट्रेजेडी हुई है और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो
वहाँ की गवर्नमेंट सस्पेक्ट कर रही है कि वो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं। बांग्लादेशी बेचारे भाग रहे हैं, यहाँ तहाँ जहाँ भी हो जाए, वो रहने लायक जगह नहीं रह गई है तो भाग रहे हैं। अब लीबिया में अब क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होंगे, ट्रेजेडी हुई, मारे गए, तो अब उनको दफना दिया गया है वहाँ पे, क्योंकि अब वो जो लाशें थी वो ख़राब हो रही थी बिल्कुल ही, आई मीन बहुत बुरी हालत में थी, तो उनको दफना दिया गया। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे शिनाख्त करने के लिए, लेकिन ये वट एवर क्लू दे गॉट, द लिबियन गवर्नमेंट दे कुड मेक आउट कि ये बांग्लादेशी थे जो कोशिश कर रहे थे इलीगली घुसने की। अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी हुई और वो मारे गए। अराकान आर्मी की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने जनवरी में उन्होंने 3 शिप्स पकड़े थे बांग्लादेश के, राइट। तो 16 फरवरी को पकड़े थे उन्होंने, 16 जनवरी को पकड़े थे उन्होंने 3 शिप्स, और बाद में उन्होंने 20 तारीख को 2 शिप्स छोड़ दिए थे और एक फिर भी पकड़े रहे थे। अब उन्होंने तीसरे बोट को भी छोड़ दिया है, तो अब तीनों के तीनों, अब जो जहाज़ अराकान आर्मी ने जब्त किए थे, पकड़े थे, अब वो तीनों उन्होंने शिप्स को छोड़ दिया है। तो ये बांग्लादेशी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ी राहत की बात है। जो उसमें सारे सामान थे, अब उसकी अभी फाइनल कागजात वगैरह जितने भी हैं, फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी की जा रही हैं। वो पोर्ट पे जा चुका है, तो फॉर्मेलिटीज़ जब ख़त्म हो जाएंगी तो उसकी अनलोडिंग भी शुरू हो जाएगी, तो उस पर जो शिपमेंट्स हैं वो फिर अनलोड हो जाएगा और वो सारी चीज़ें बाज़ार में आएंगी। सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में हमने सुना, वही ये सेंट मार्टिन ही था जिसकी वजह से डीप स्टेट ने सारा तख्ता पलट करवाया था। अमेरिका वांटेड टू क्रिएट, सेंट मार्टिन चाहता है अमेरिका अपने लिए लेने, ताकि वहाँ पे एक नेवल बेस बना सके। शेख हसीना ने मना कर दिया था। इसकी खुन्नस में डीप स्टेट ने तख्ता पलट करवाया, अपना चुना हुआ आदमी भेजा और अभी तक यहाँ भाई साहब पड़े हुए हैं। तो सेंट मार्टिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक है। वहाँ से अमेरिका पूरा भारत पर भी नज़र रख सकता है, चीन पर भी नज़र रख सकता है, और भी सराउंडिंग एरियाज़ में नज़र रख सकता है, तो उसको चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रेटेजिक है। तो अभी जो खबर आई है कि अभी वहाँ पे टूरिज़्म अभी बंद कर दिया गया है 9 महीने के लिए। अब ये बहुत बड़ी खबर है, टूरिस्ट स्पॉट है, तो अब आने वाले समय में अगले 9 महीने के लिए वहाँ पे अब कोई टूरिस्ट नहीं जाएगा, टूरिज़्म सस्पेंड कर दिया गया है। तो सेंट मार्टिन्स के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या डिसीजन होता है। चलिए पाकिस्तान चलते हैं। पाकिस्तान में ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत कुछ होता रहता है, बहुत वाइब्रेंट कंट्री है, बहुत कुछ होता रहता है। और अभी आईएमएफ सब जानते हैं, बिना लोन के तो कंट्री चलता नहीं है पाकिस्तान। $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज का बात चल रहा था, अलग अलग ट्रांशेस में मिलते हैं पेमेंट्स। तो अभी अब अगला जो एक $1 बिलियन का जो पेमेंट का ट्रांश है, उसके लिए टीम आने वाली है। आईएमएफ की टीम अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है उसके रिव्यू के लिए। तो अब पाकिस्तानियों की फिर से धड़कनें तेज़ हो रही हैं कि अब फिर से आईएमएफ वाले आने वाले हैं। अब पता नहीं क्या रुलाएंगे। पिछली बार इतना रुलाया था, बिल्कुल जिस दिन डेडलाइन ख़त्म हो रहा था उसके बिल्कुल 11th आवर में जाके बिल्कुल दिन ख़त्म होने वाला था, और बिल्कुल ख़त्म होते होते तक उन्होंने पास कर दिया, दे दिया, बच गए। आई मीन दैट वाज आल्सो फॉर $1 बिलियन। फिर से वो $1 बिलियन वाली कहानी शुरू होगी। ऑब्वियसली ऐसे ही आके तो करेंगे, दे विल कम सिट डिस्कस। उन्होंने बहुत सारे कंडीशन रखे थे, जब भी वो कुछ देते हैं वो बहुत सारे अपने कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं जिनको फॉलो करना होता है। पॉलिसी चेंजेस करनी होती है, सब्सिडीज़ हटानी पड़ती है, दिस दैट, बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। तो फिर से वो चीज़ें डिस्कस होंगी, फिर से नई नई शर्तें रखेंगे आईएमएफ वाले। तो देखते हैं इस बार पाकिस्तान वाले क्या करते हैं। उनको उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा कुछ लफड़ा नहीं होगा। ठीक है, मामला गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन मामला कंट्रोल में लगता है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, करेक्ट। तो अब कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ठीक है, फिर भी वो इसी उम्मीद में है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो हैं जरदारी, वो जा रहे हैं चाइना 4 फरवरी को, कल। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो पहला मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या होता है, ये हम सब जानते हैं कि वो किस लिए जाते हैं। बहुत जो एजेंडा, सो कॉल्ड एजेंडा होता है फॉर द वर्ल्ड टू नो, वो लिखित होता है, जो सब जानते हैं, जो बताया जाता है। लेकिन जो असली मुद्दा क्या होता है वो तो हम सब
जानते हैं। तो ये एक खबर है कि वो जा रहे हैं 4 फरवरी को, मीटिंग भी करेंगे, जिनपिंग से भी मिलेंगे, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट, और बहुत वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। और अभी डावोस से भी आए थे, पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट किया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो हुआ था उसमें पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे अलग अलग कंट्री जाती हैं, वो अपने अपने पवेलियंस लगाते हैं, हर एक कंट्री का अपना एक पवेलियन होता है वहाँ पे। पाकिस्तान को पवेलियन नहीं मिला था, पाकिस्तान ने नहीं लगाया था, करेक्ट। सो द पाकिस्तान, वाइल जो स्टेटमेंट आया कि वाइल पाकिस्तान डिड नॉट हैव एनी ऑफिशियल पवेलियन एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट्स प्रेजेंस वॉज स्ट्रांगली फेल्ट थ्रू इम्पैक्टफुल एंगेजमेंट्स, स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स एंड की इवेंट्स। तो भले ही उनको कोई पवेलियन नहीं मिला था, लेकिन इट वॉज अ वेरी वेरी फ्रूटफुल इवेंट फॉर पाकिस्तान। बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत सी मीटिंग्स हुई, की इवेंट्स हुए, स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हुई, और बहुत कुछ आया, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल था, करेक्ट। तो ही डिड नॉट, द एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर खुर्रम शहजाद, उनका एक स्टेटमेंट आया था, ही डिड नॉट प्रोवाइड एन अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटेटिव असेसमेंट बट एम्फसाइज्ड that Pakistan pursued its objectives of attracting strategic investments, strengthening global partnerships, and reinforcing its position as a resilient and forward-thinking economy. क्या बात, क्या बात है, लवली लवली स्टेटमेंट। तो पाकिस्तान की ये खासियतें हैं। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी अब आएंगी पाकिस्तान में, बहुत सी चर्चाएं हो गई हैं, फ्रूटफुल डिस्कशंस हुए हैं, करेक्ट। तो अब देखना होगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स की बौछार होती है पाकिस्तान के ऊपर। अब आइए कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग बढ़िया बात करते हैं, दिल खुश करने वाली। T20 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप चल रहा था अभी लड़कियों का, और इंडिया ने वो वर्ल्ड कप जीत लिया है साउथ अफ्रीका को हरा के। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल था, और इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, और बहुत तगड़ी बात थी और बहुत ही शानदार। अभी लास्ट ईयर इंडियन मेंस टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, और अब लड़कियों ने भी ये वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो दोहरी खुशी हमारे देश के लिए। बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर इंडियन टीम, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, द नेशन इज प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही शानदार खबर थी ये, बहुत ही तगड़ी जीत थी। अभी इंडिया और इंग्लैंड का T20 5 मैचों का सीरीज चल रहा था, जो भी ख़त्म हुआ, और इस सीरीज़ को भी इंडिया ने थम्पिंग 4-1 मार्जिन से जीत लिया है। 5वां भी हुआ था, उसको भी जीत लिया इंडिया ने। तो 4-1 से इंग्लैंड को थ्रैश किया है इस बायलैटरल T20 सीरीज़ को। तो एक और बहुत ही शानदार खबर, तो फ्रॉम क्रिकेट तरफ ग्राउंड बहुत ही अच्छी शानदार खबर रही है इंडिया के लिए। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर, वेरी 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 इंटरेस्टिंग खबर, न्यूजीलैंड में एक पहाड़ है माउंट तारानाकी। माउंट तारानाकी को अब लीगली एक पर्सन का दर्जा दे दिया गया है। न्यूजीलैंड माउंट तारानाकी इज नाउ लीगली अ पर्सन। तो अब ये रूल है वहाँ का, न्यूजीलैंड का, ए माउंटेन इन न्यूजीलैंड इज नाउ लीगली रिकग्नाइज्ड एज अ पर्सन आफ्टर बीइंग ग्रांटेड ऑल द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ह्यूमन बाय द गवर्नमेंट। क्या बात है। तो है वहाँ पे कानून है कि अगर आप वहाँ पे जो मेओरीज होते हैं, जो नेटिव न्यूजीलैंड के होते हैं, सो जो माउंट तारानाकी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफर किया गया है, राइट। तारानाकी मोंगा, इट्स मेओरी नेम, जो मेओरी वहाँ का ट्राइब है उसको बोलते हैं, और उसको सारी वो राइट्स हैं, पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो कि एक पर्सन को मिलता है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये न्यूजीलैंड गवर्नमेंट और जो इंडिजिनस मेओरी ट्राइब्स हैं उनके बीच में ये अग्रीमेंट का एक हिस्सा है, राइट। ये तकरीबन 8,500 फीट ऊंचा पहाड़ है, काफ़ी बड़ा पहाड़ है। तो इट्स नाउ लीगली एज अ पर्सन, इट हैज़ बीन ग्रांटेड एज अ पर्सन। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, शायद ही आपने इस तरह की कोई खबर सुनी होगी, मैंने भी पहली बार ये खबर सुनी। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। सो उम्मीद करता हूँ आपका आज ये सेशन इंटरेस्टिंग रहा होगा, मज़ा आया होगा आपने, और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपने जानने को देखी, सुनी आपने और समझी। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।